Two coils have a mutual inductance 0.005 हेनरी। दो कॉइल है, मतलब एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। दो कॉइल रही तो कौन सा इंडक्टेंस काम करता है रे बाबू? म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम। और एक ही कॉइल रही तो सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल काम करता है। तो यहाँ कौन काम करेगा? कैपिटल एम, म्यूचुअल इंडक्टेंस। The current changes in the first coil according to the equation I equal to Im sin omega t। करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल में से पास हो रहा है और वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज, क्योंकि ये करंट कौन सा होता है? साइनोसॉइडल करंट है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो आई दिया है वो और उसकी वैल्यू दी है आई एम साइन ओमेगा टी। या आई एम क्या है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। करंट की क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। वेयर आई एम इक्वल टू 10 एम्पियर, ये आई एम 10 एम्पियर दिया है। एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी 100 पाई रेडियन पर सेकंड दी है। तो हमें पूछा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल, यानी सेकेंडरी कॉइल इज, मैक्सिमम ईएमएफ कितना तैयार होगा, ये हमें इस प्रॉब्लम में पूछा है। ओके, तो यहाँ ध्यान दो। फिर सबसे पहले फिगर तो ऑलरेडी मैंने आपको बताई, फिर से बता देता हूँ। देखो, ये प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, और ये वाला एसी सोर्स है, ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स। और ये जो एसी सोर्स है, देखो ये ऐसा होता है, बरोबर ध्यान दो। एसी सोर्स ऐसा शो करते हैं, मतलब ही ये बेसिकली ऐसा रहता है, ये वाला। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल कैसी रहती है? इस प्रकार से, इस प्रकार से, पहली वेव, दूसरी वेव, इस प्रकार से। तो ये जो करंट है, ये करंट हमें दिया है आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो आई एम ये होता है रे बाबा मैक्सिमम करंट, ये आई एम या ये भी आई एम, चाहे ये पॉजिटिव साइड का हो या नेगेटिव साइड का हो। क्लियर क्या? यस। तो ये मैक्सिमम करंट। ओके, तो भाई ये प्राइमरी कॉइल, यस। ये सेकेंडरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल, बिल्कुल। और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में ये आयरन कोर होता है। क्या होता है? आयरन कोर। तो ये हो गया रे बाबू ये अरेंजमेंट म्यूचुअल इंडक्शन की। और ये जो इतना जो पार्ट है, ये हो गया ट्रांसफॉर्मर। क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मर। तो देखो, प्राइमरी में से ये करंट पास हो रहा है, आई, इसी को आईपी भी बोलते हैं, एक ही बात है। आईपी बोलो प्राइमरी करंट, या सादी भाषा में आई बोलो। तो ये प्राइमरी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हैं, तो ये फाई पी प्राइमरी के मैग्नेटिक फ्लक्स, यही इधर ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब सेकेंडरी के मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होते हैं, तो ये फाई एस, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी। इसलिए सेकेंडरी में ईएमएफ तैयार होता है, वो ईएमएफ यानी ई, आप इसको ईएस भी बोलते हो, सेकेंडरी का ईएमएफ, या सादे शब्दों में ई भी बोल सकते हो, एक ही बात है। हाँ, तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी में चेंज हुए, इसलिए सेकेंडरी में ईएमएफ तैयार हो गया। और ये ईएमएफ का ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि ई इक्वल टू होता है एम डी आई बाई डी टी। एम यानी ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, आई यानी ये प्राइमरी करंट, ई यानी ये ईएमएफ सेकेंडरी का। किसका रे बाबू? सेकेंडरी का ईएमएफ। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अभी यहाँ बाबू रे साइड वर्क, तो साइड वर्क में ये आई हमें दिया है, क्या फार्मूला दिया है बताओ? आई एम साइन ओमेगा टी, ये आई दिया है। तो चलो ये आई की वैल्यू जो है आई एम साइन ओमेगा टी यहाँ रखो, तो देयर फोर ई इक्वल टू एम, ये डी बाई डी टी, और आई की जगह आई एम साइन ओमेगा टी। तो ई इक्वल टू एम, और ये आई एम मैक्सिमम करंट, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि ये जो आई एम है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर, तो बचा क्या फिर?
डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो फिर E इक्वल टू ये यम, ये आई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, यानी ये साइन के साथ जो एंगल ये जो रहता है ये एंगल होता है, क्या होता है, एंगल, यानी ये थीटा ही रहता है। कैसे लगे तो मैं बता देता हूँ, ओमेगा टी यानी थीटा ही रहता है। एक्चुअली ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। सादी भाषा में ओमेगा को डी डी नहीं भी लिखा हमने डेरिवेटिव के टर्म, तो सादी भाषा में थीटा बाय टी, टी इधर लिया तो ओमेगा टी इक्वल टू थीटा लेफ्ट इक्वल टू राइट, देयरफॉर राइट इक्वल टू लेफ्ट। तो देखो ओमेगा टी यानी क्या आ गया, थीटा, साइन थीटा, तो थीटा क्या है, एंगल, तो थीटा यानी ही ओमेगा टी। तो देखो बेटा साइन ओमेगा टी, साइन की डेरिवेटिव होती है कॉस, तो ये कॉस ओमेगा टी इंटू हाँ डी बाई डी टी। अब मैं आपको पूरे डेरिवेटिव के डिटेल में लेके जा सकता हूँ, लेकिन आपको सादी भाषा में बता देता हूँ। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ये देखो साइन ओमेगा टी की डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और सादे शब्दों में बताता हूँ, स्टेप बढ़ाने के लिए तो बढ़ सकती है, लेकिन सादे शब्दों में फिर टी ये जो वेरिएबल है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा टर्म है वो देख लेना। तो सर ओमेगा, तो उस ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लेना, उस टर्म से क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। यही इंटीग्रेशन होता तो डिवाइड करते, क्या करते, डिवाइड करते, डेरिवेटिव रही तो मल्टीप्लाई कर लेना। यानी यहाँ साइन की हमने डेरिवेटिव ले ली, साइन ओमेगा टी की डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और जो यहाँ पे वेरिएबल है टी उसके साथ जो टर्म है मल्टीप्लाई, वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो पूरी डेरिवेटिव आ गई। सादी टेक्निक है इसको, क्योंकि हम एंट्रांस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कम से कम स्टेप में हमें आंसर मिलाना होता है। यस सर, तो ये ई इक्वल टू ये यम है, ये आई एम है, ये अभी ओमेगा है, और कॉस ओमेगा टी, ये बाबू ई की वैल्यू आ गई। ई यानी यही, ई यानी ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जैसे ये करंट है रे बाबू, क्या है, ये करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, वैसे ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये ऐसा होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वो ईएमएफ है, ई इक्वल टू जिसकी वैल्यू ये है यम आई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। लेकिन हमें क्या बोला है कि भाई ई से ई की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, क्या करो, तो मैक्सिमम वैल्यू यानी ये वाली बेटा, देखो ये वाली ये है उसकी मैक्सिमम वैल्यू दिस, या ये वाली दिस, या ये वाली दिस, या ये वाली दिस, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू मिलाने के लिए ये जो कॉस ओमेगा टी है इसने मैक्सिमम होना चाहिए, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू मालूम है आपको क्या होती है, 1 होती है। तो फिर ये हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, देयरफॉर ई मैक्स, क्या रे बाबू, ई मैक्स इक्वल टू, ई मैक्स इक्वल टू ये यम आई एम ओमेगा, और इसकी वैल्यू 1। तो ये इधर साइड वर्क में लिख लेता हूँ, फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, ये कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी होती है, कॉस की वैल्यू ऑलवेज ख्याल में रखो 1। तो यस सर, तो ये ई मैक्स इक्वल टू यम आई एम ओमेगा, बस अभी वैल्यू रख दो। तो ये यम क्या दिया है बोलो बरा मुझे, प्रॉब्लम में यम कितना दिया है, फटाफट बोलो। हाँ तो वो भी यहाँ लिख लेते हैं, बोलो जल्दी, यम कितना दिया है, 0.005 हेनरी है ना, बरोबर। तो इसको मैं अगर 3 डिजिट सामने लेके जाऊँ तो ये 5, और 3 डिजिट सामने तो 10⁻³ हेनरी। तो देखो यम की वैल्यू 5 इंटू 10⁻³ आई एम कितना दिया है, 10 यानी 10⁻1, और ओमेगा कितना दिया है, हाँ ओमेगा दिया है 100 पाई। तो देखो ओमेगा यानी हमें दिया है 100 पाई, 100 यानी 10⁻² होता है, पाई वैसे ही, तो ओमेगा यानी 10⁻² पाई। तो देखो हाँ बरोबर ध्यान दो, तो ये 5, ये पाई, ये 10⁻³ और ये 10⁻² + 1 3, तो 10⁻³ 10⁻³ क्या हो गया, कैंसल। तो आंसर क्या आ गया, 5 पाई। तो देखो बरो वहाँ फिर ऑप्शन कौन सी है, तो ऑप्शन है डी। कौन सी ऑप्शन है,
तो ये आंसर आ गया और ऑप्शन है डी। क्लियर क्या? तो ये हमें मिल गया मैक्सिमम ईएमएफ। क्लियर रे बाबू? क्लियर? यस। टू कॉइल्स P एंड Q आर केप्ट नियर ईच अदर। दो कॉइल P और Q पास रखे। ये देखो, ये प्राइमरी कॉइल P और ये सेकेंडरी कॉइल को उन्होंने नाम दिया है Q। ठीक है, ओके, यस। तो दो कॉइल यहाँ पे रखे हैं। मैंने बताया कि ये करंट पास किया प्राइमरी से। कहाँ से करंट पास किया? प्राइमरी से। तो प्राइमरी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है। प्राइमरी की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण सेकेंडरी की भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, क्योंकि सेकेंडरी प्राइमरी के पास रखी है। और सेकेंडरी के फ्लक्स चेंज होने के कारण सेकेंडरी में क्या तैयार होता है? ईएमएफ तैयार होता है या ना? तो ये जो ईएमएफ है इसका फार्मूला मैंने आपको बताया है। क्या होता है फार्मूला? इक्वल टू एम डी बाई डी टी, है या ना? यस। तो प्रॉब्लम जो आपको दिया है कि टू कॉइल्स P एंड Q आर केप्ट नियर ईच अदर व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू कॉइल P एंड करंट इंक्रीजेस इन कॉइल Q at the rate of 10 ampere per second. The EMF in coil P is 15 millivolt. When coil Q carries no current and current of 1.8 ampere flows through coil P, the magnetic flux link with the coil Q is। तो देखो प्रॉब्लम में क्या बोला है कि when no current flows through coil P, पहले कॉइल में से जब करंट नहीं पास होता है, एंड करंट इंक्रीजेस इन कॉइल Q एट द रेट ऑफ 10 एम्पियर पर सेकंड, और Q का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हमें दिया है। कितना दिया है रे बाबू? 10 एम्पियर पर सेकंड। द ईएमएफ इन कॉइल P इज 15 मिली वोल्ट। जो ईएमएफ P में तैयार होता है वो कितना दिया है? 15 मिली वोल्ट। मिली यानी 10 to the power -3। अब when coil Q carries no current and current of 1.8 ampere flows through coil P, अब Q में से करंट पास नहीं हो रहा है और P में से करंट पास हो रहा है कितना? 1.8 एम्पियर का। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल Q इज, तो कॉइल Q के साथ कितने मैग्नेटिक फ्लक्स है? तो ये हमें पूछा है फाई। हाँ, फाइस यानी ये सेकेंडरी में के कॉइल। तो फाई यस बोलो या फाई क्यू बोलो, एक ही बात है। फाई क्यू बोलो, क्यू यानी ये सेकेंडरी कॉइल। प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग इसमें दिया है, लेकिन इसका आंसर मैं आपको एकदम सिंपल वे में बताता हूँ। तो आपको मालूम है E इक्वल टू क्या फार्मूला है हमारे पास, बताओ? तो E इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, ये हमारे पास फॉर्मूला है ना? यस, E इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। अच्छा सुनो, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, ये अगर प्राइमरी है तो ये क्या हो जाती है? सेकेंडरी। और अगर ये प्राइमरी ली तो ये क्या हो जाएगी? सेकेंडरी। जिसको हम पहले लेते हैं वो प्राइमरी, तो ऑटोमेटिकली दूसरी कौन हो जाती है? सेकेंडरी। और अगर हमने इसको प्राइमरी लिया तो ये क्या हो गई? सेकेंडरी। यस, अब बरोबर ध्यान दो। तो E इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, E इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। ओके, तो यहाँ साइड वर्क में ये देखो, साइड वर्क मैंने आपको बताया कि फाई का फॉर्मूला क्या है, ये मुझे बताओ। फाई का फॉर्मूला बताओ। फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल क्यू, क्या आता है? फाई इक्वल टू, बताया ना फॉर्मूला, फाई इक्वल टू एम इंटू आई। फाई क्यू के किसके रे बाबू रे? ये फाइंड करना है। तो फाई क्यू इक्वल टू एम आई पी, दूसरे का। हेलो, ये देखो, अगर हमने इसको क्या लिया रे बाबू? सेकेंडरी। हे बाबू क्या लिया? सेकेंडरी। तो ये कौन हो गई? तो करंट प्राइमरी से पास होता है
और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कहाँ आता है? सेकेंडरी में। कैसे? पूरी कहानी बताई, फिर से बताओ पूरी कहानी। सर प्राइमरी से करंट पास किया इसलिए प्राइमरी के फ्लक्स चेंज हुए, प्राइमरी के फ्लक्स चेंज हुए इसलिए सेकेंडरी के फ्लक्स चेंज हुए। क्यों? क्योंकि सर सेकेंडरी प्राइमरी के पास रखी है। सेकेंडरी के फ्लक्स चेंज हुए इसलिए क्या तैयार हुआ? ईएमएफ तैयार हुआ। तो सेकेंडरी के फ्लक्स, सेकेंडरी यानी अभी यहाँ क्यू। ओके हाँ, तो प्रॉब्लम जिस प्रकार से दिया है, कंफ्यूजिंग का मतलब ऐसा है कि ये प्राइमरी तो ये फिर सेकेंडरी, एक केस के लिए, और ये प्राइमरी तो फिर ये सेकेंडरी। एकदम सिंपल वे में बताता हूं। तो क्यूपी यानी फ्लक्स रिलेटेड टू कॉइल क्यू इक्वल टू एम इंटू आईपी। आईपी यानी करंट इन प्राइमरी, ये पी। यस, तो अभी आप मुझे बताओ फिर एम इक्वल टू क्या होगा फिर? तो आप बोलेंगे सर फाइव क्यू अपॉन आई पी, है ना? किसकी वैल्यू रे बाबू? यम की वैल्यू। किसकी वैल्यू बोलो? यम की वैल्यू। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बेटा ध्यान दो, बरोबर बरोबर ध्यान दो। प्रॉब्लम की सिचुएशन जिस प्रकार से है, मैंने बोला अगर ये प्राइमरी तो ये, और ये प्राइमरी तो ये सेकेंडरी। अब आपको बेटा प्राइमरी का ईएमएफ दिया है, किसका ईएमएफ दिया है? मतलब ये वाली इसका ईएमएफ दिया है। देखो पी का ईएमएफ दिया है, क्या दिया है? पी का ईएमएफ दिया है। तो ये ईएमएफ का फार्मूला जो होता है बेटा, ईएमएफ का ई इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। तो ईएमएफ तो हमेशा कहाँ तैयार होते हैं? सेकेंडरी में। हाँ, तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो यहाँ बरोबर ध्यान दो रे बाबू, यहाँ बरोबर ध्यान दो। तो ये ई इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी। तो ई प्राइमरी का ईएमएफ किसका रे बाबू? प्राइमरी का इक्वल टू एम। तो मुझे बताओ डी बाई डी टी ऑफ आई किसके रहने चाहिए? क्यू का। और ये प्राइमरी तो ये सेकेंडरी। प्रॉब्लम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। प्रॉब्लम में आधे इसमें ये प्राइमरी तो ये सेकेंडरी, और फिर आधे पार्ट में ये प्राइमरी तो ये सेकेंडरी। हाँ, तो सर ई इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी हमारे पास है। यहाँ ईएमएफ हमें इस पी का दिया है, तो हम क्यू को प्राइमरी लेंगे और इसको सेकेंडरी लेंगे। तो ये सर ई पी इक्वल टू एम डी बाई डी टी ऑफ आई। तो ये आई क्यू। अच्छा, बाकी अभी कुछ नहीं करना है। तो ये ई पी वैसे ही एम की जगह रे क्या रखना है रे बाबू? फाइव क्यू अपॉन आई पी, और ये डी आई क्यू बाई डी टी वैसे ही खत्म। तो ये हमें फाइव क्यू फाइंड करना है। ईपी बताओ, ईपी की वैल्यू रखो। क्या है ईपी की वैल्यू हमें दिए? बोलो जल्दी, कितना दिया है? 15 मिली वोल्ट। तो देखो 15 बेटा, और मिली यानी 10 टू द पावर -3। क्लियर? ओके। 5 क्यू हमें फाइंड करना है, वो वैसे ही। और आईपी प्राइमरी का करंट कितना दिया है बताओ? तो आप बोलेंगे सर 1.8। अच्छा, और ये डी बाई डी टी ऑफ आई क्यू यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये करंट यानी एम्पियर, टाइम यानी सेकंड। तो एम्पियर पर सेकंड दिया है, वो कितना दिया है? तो आप बोलेंगे सर वो दिया है 10, है या ना? तो ये बेटा 10 खत्म। बाकी ये 5 क्यू बचा है, उसी को फाइंड करना है। तो मुझे बताओ बरा 5 क्यू इक्वल टू क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे सर ये 1.8 इधर लिए, हाँ सर ये 15, यस, ये 10 टू द पावर -3, यस, और ये सर 10 इधर। 10 यानी रे बाबू 10 का पावर 1। तो अभी आप मुझे कैलकुलेशन, ये 10 का पावर 1 मैंने अगर अप लिया तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? सर 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या सादा सिंपल वहाँ वो आंसर आपको फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर में होते हैं ना, तो आंसर आपको क्या किस में दिया है? मिली वेबर में। तो मिली वेबर में तो इसको 10 टू द पावर -3 वैसे रख देते हैं, ये 10 वैसे ही। अब सादा कैलकुलेशन करके बताओ मुझे, 15 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 10। तो पहले ये कैलकुलेशन हमें करना है। तो ये कैलकुलेशन देखो, 1.8 इंटू 15, बोलो जल्दी। 15 8 ज़ा 120, 0 लिया 12 कैरी, 15 1 ज़ा 15 प्लस 12, है ना? हाँ, तो ये पॉइंट के पहले एक डिजिट, तो यहाँ पॉइंट के पहले एक डिजिट, ये कितना हो गया रे बाबू? 27 हुआ। क्या हुआ? तो 27 डिवाइडेड बाई 10,
27 डिवाइडेड बाय 10 क्या आएगा 2.7 इंटू 10⁻³ ये 5Q। क्लियर क्या? लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू, तो 5Q इक्वल टू 2.7 10⁻³ इतने वेबर। WB पूरा लिखना है तो ये वेबर, शॉर्ट में लिखना है तो WB। हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट वेबर, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वेबर। 10⁻³ नहीं चाहिए तो मिली, तो 5Q इक्वल टू 2.7 ये मिली और ये वेबर। ये आंसर आ गया। और ऑप्शन बोलो अभी मुझे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बाबू? यस। तो बेटा अभी हमें ट्रांसफॉर्मर के ऊपर के MCQ सॉल्व करने हैं। तो पहले ट्रांसफॉर्मर की जो थ्योरी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, बरोबर ध्यान दो। तो बेटा अभी ये जो फिगर है देखो, ऑलरेडी मैंने आपको बताई है। क्या है ये सर? ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल है ना। और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में ये आयरन कोर होता है। कौन होता है रे बाबू? आयरन कोर होता है। किस लिए होता है? ताकि ये प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होते हैं वो प्रॉपर वे से पास हो। ये बेटा AC सोर्स है, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। यहाँ से पास होने वाला करंट है प्राइमरी करंट। कौन सा रे बाबू? प्राइमरी करंट पास होता है ये प्राइमरी कॉइल से, इसलिए प्राइमरी की मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? चेंज। हाँ, तो ये 5P यानी प्राइमरी की मैग्नेटिक फ्लक्स ये चेंज होती है। ये फ्लक्स पास होती है सेकेंडरी के इसमें, इसलिए सेकेंडरी की मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होती है ना। तो ये 5S यानी फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी, इसलिए सेकेंडरी में क्या तैयार होता है रे बाबू? EMF। तो ES यानी EMF ऑफ सेकेंडरी। तो यहाँ बेसिकली अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, देखो बेटा क्या होता है। तो ये हमने यहाँ से क्या दिया रे बाबू? इनपुट दिया, और यहाँ क्या मिलता है हमें? आउटपुट। यहाँ से इनपुट दिया और यहाँ पे क्या मिलता है हमें? आउटपुट। ये यहाँ पे ये हमें मिला आउटपुट। दो एंड के बीच में क्या मिला? यहाँ पे आउटपुट। और यहाँ से क्या दिया हमने? इनपुट। क्लियर? इनपुट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं IP और आउटपुट को ऐसे OP। क्लियर? हाँ। तो ये जो आप देख रहे हैं बेटा अभी, ये जो डिवाइस देख रहे हैं ये है पूरा ट्रांसफॉर्मर। कौन सा डिवाइस है? तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है? प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और ये बीच में आयरन कोर। क्लियर? अच्छा, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये दो प्रकार का होता है। तो यहाँ मैं पहले बता दूँ आपको, ट्रांसफॉर्मर ये जो है ये दो टाइप का होता है। एक कौन सा? ये होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मतलब क्या ये बताता हूँ। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जिसमें प्राइमरी के टर्न्स की संख्या कम हो और सेकेंडरी के टर्न्स की संख्या ज़्यादा हो, तो ऐसे इसको क्या बोला जाता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो प्राइमरी के टर्न्स की संख्या, प्राइमरी के टर्न्स की संख्या लिखता हूँ ये NP। NP यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, और ये NS यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। क्लियर कह रहे बाबू? यस। तो जब प्राइमरी के टर्न्स की संख्या कम और सेकेंडरी की ज़्यादा है, जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, ये मान लो 50 है और ये 100 है, तो कौन से टर्न्स ज़्यादा है? प्राइमरी के कम है और सेकेंडरी के ज़्यादा है। तो फिर ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा हो गया? ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इसके उलट होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या? तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में जैसे अभी मान लो कि प्राइमरी के टर्न्स कितने हैं? 100 और सेकेंडरी के मान लो 50 है, तो किसके टर्न्स ज़्यादा है? प्राइमरी के। सेकेंडरी के कम, तो फिर वो ट्रांसफॉर्मर कौन सा हो गया? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्लियर? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है बता देता हूँ, लाउड स्पीकर में। कहाँ? हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है? सिंगल फेज 220 वोल्ट का। कितना रे बाबू? 220 वोल्ट का। ठीक है, लाउड स्पीकर को उससे ज्यादा वोल्टेज चाहिए, उससे 220 से ज्यादा चाहिए, तो फिर वहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर? अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है? हमारे घर में जो हाउस होल्ड पर्पजेस के लिए जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज होते हैं, जैसे कि हम टीवी देखते हैं, फ्रीज होता है। क्लियर क्या? बाकी दूसरे जो हाउस होल्ड पर्पजेस के लिए अप्लायंसेस होते हैं, वहाँ हमें सिंगल फेज 220 वोल्ट की ज़रूरत नहीं होती। टीवी के लिए हमें महज 20-25 वोल्ट की ज़रूरत होती है, बरोबर। 220 की होती है क्या? 220 का वोल्टेज अगर हमने वहाँ पे दिया तो क्या होगा? वो टीवी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, उड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। तो फिर ऐसे जगह किसको यूज़ किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को। वो 220 वोल्ट को सीधा कम कर देता है, मान लो 20 या 25, जो कि उस टीवी के लिए चाहिए। इसलिए टीवी हमारी जो है क्या नहीं होगी? शॉर्ट सर्किट उसका होगा नहीं। हाँ, अच्छा, यहाँ बेटा प्राइमरी का करंट, ये बेटा आईपी, प्राइमरी का करंट आईपी। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स अब मैं हटा देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं। प्राइमरी का टर्न आई, प्राइमरी का करंट आईपी, सेकेंडरी का करंट आईएस। क्लियर? आईएस यानी करंट इन सेकेंडरी, आईपी यानी करंट इन प्राइमरी। उसी प्रकार से ईपी और ईएस, ईपी यानी ईएमएफ इन प्राइमरी, ईएस यानी ईएमएफ इन सेकेंडरी। ये क्लियर क्या टर्म्स? यस। तो अब बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है वो बरोबर ध्यान दो। सबसे पहले तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, ये जो ट्रांसफार्मर है बेटा, क्या है? कोई भी मशीन रहे उसकी एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 होती है। क्या होती है बाबू रे? ऑलवेज ख्याल में रखना, कोई भी मशीन हो उसकी एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता ये हमेशा लेस देन 1 रहती है। लेस देन 1 का मतलब मैं अभी बताता हूँ कि जो भी हम इनपुट देते हैं उससे हमें आउटपुट कम ही मिलता है। मतलब 100% हम इनपुट देंगे तो आउटपुट कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं होता, वो कम होता है। 80% रहेगा, 90% रहेगा। क्लियर? अभी तक हमारे साइंटिस्ट ऐसी कोई मशीन नहीं बना पाए कि जिसकी एफिशिएंसी पूरे 100% हो या 100% से भी ज़्यादा हो। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है। ऐसी मशीन जिस दिन बन जाएगी उस मशीन को बोला जाएगा परपेचुअल मशीन। क्या बोला जाएगा? नाम भी याद रख लो, परपेचुअल मशीन, जिसकी एफिशिएंसी क्या है? 100 या 100 से ज़्यादा है। मतलब इनपुट कम दो और आउटपुट ज़्यादा लो। क्लियर क्या? हाँ, ऐसा होता नहीं है। आप भी पढ़ाई करते, अगर आपने पढ़ाई मान लो 50% की है तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे नहीं। क्लियर क्या? हाँ। तो अब ख्याल में रखो। तो पहली बात तो मैं बताता हूँ एफिशिएंसी। क्या रे बाबू? एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो एफिशिएंसी ये बेटा ईटा से डिनोट की जाती है। किससे? कैसे ड्रॉ करोगे? एन ड्रॉ करना और उसको ऐसी टेल लगाना। तो एफिशिएंसी ईटा। क्लियर क्या बाबू रे? ये ईटा। अच्छा, तो एफिशिएंसी यानी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। क्लियर क्या? यानी पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। और पावर यानी होता है बेटा, पावर यानी क्या होता है? मैं फिर से बताता हूँ, एफिशिएंसी ईटा इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यानी पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। पावर यानी होता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज यानी ईएमएफ, तो ई इंटू आई। यहाँ भी पावर यानी ई इंटू आई, लेकिन ये आउटपुट की बात कर रहे हैं हम। आउटपुट यानी कौन है यहाँ? सेकेंडरी। इनपुट यानी प्राइमरी। हाँ, तो ये बेटा ईएस। क्लियर क्या? हाँ, आप ईएस इंटू आईएस। ईएस यानी बेटा ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी, आईएस यानी करंट ऑफ सेकेंडरी। और यहाँ इनपुट में बेटा ईपी आईपी। ईपी यानी ईएमएफ ऑफ प्राइमरी, आईपी यानी करंट ऑफ प्राइमरी। तो ये एफिशिएंसी बेटा। क्लियर क्या? तो ये एफिशिएंसी जो है ये ऑलवेज क्या रहती है? लेस देन 1। क्या रहती है?
लेस देन 1, ये कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने बताया अभी तक दुनिया में हजारों लाखों प्रकार की मशीन्स बन चुकी है, लेकिन ऐसी कोई मशीन नहीं बनी कि जिसकी एफिशिएंसी 100% से ज़्यादा हो। क्लियर क्या? हाँ, तो ये ऑलवेज ख्याल में रखना, लेस देन 1 होती है। अभी मैंने आपको बताया कि सर ट्रांसफॉर्मर के कितने प्रकार होते हैं, तो मैंने बताए एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ऑलवेज अभी ख्याल में रखना बेटा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में। तो पहले मैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की कहानी आपको बता देता हूँ, इसमें ख्याल में रखना दोनों जगह एक ही प्रकार का फॉर्मूला यूज होता है। देखो बाबू रे, ES अपॉन EP, क्या रे बाबू, ES अपॉन EP इक्वल टू IP अपॉन IS, और साधा कर देता हूं, ES अपॉन EP यानी EMF ऑफ सेकेंडरी अपॉन EMF ऑफ प्राइमरी इक्वल टू NS अपॉन NP, NS अपॉन यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ, ये यहां से देखो, ये जो 6 टर्म्स है देखो, ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। क्लियर? इसी NS अपॉन NP को K बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? K का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। क्या होता है बाबू K का मतलब? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। अच्छा, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है ना रे बाबू रे, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है बोला? सेकेंडरी की टर्न्स ज्यादा, प्राइमरी की टर्न्स कम। तो मुझे बताओ, NS यानी सेकेंडरी की टर्न्स ज्यादा, प्राइमरी की टर्न्स कम, तो K की वैल्यू, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो K की वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन 1। क्या रहेगी? हाँ, तो ये देखो, ES बाई EP इक्वल टू, बोलो फिर से, NS बाय, हाँ, लेकिन करंट के इसमें उल्टा, करंट के इसमें क्या आएगा? IP अपॉन IS, IP अपॉन IS। क्लियर किया? हाँ, तो ये किसके लिए रे बाबू? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और इसमें K की वैल्यू क्या रहती है? ग्रेटर देन 1। दूसरा जो हमारे पास है बेटा, वो कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। उसके लिए भी फार्मूला यही आता है, यही फार्मूला कि ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP इक्वल टू IP अपॉन IS। तो आप बोलेंगे सर दोनों जगह तो एक ही फार्मूला है, फर्क क्या रह गया है? अभी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में बेटा प्राइमरी की टर्न्स ज्यादा होती है और सेकेंडरी की कम होती है, इसलिए तो उसको स्टेप डाउन बोला है ना। स्टेप डाउन यानी प्राइमरी की टर्न्स ज्यादा, सेकेंडरी की कम। तो यहाँ बेटा ये जो NS बाई NP है, ये तो मैंने बताया है कि ये कौन होता है रे बाबू? K होता है। कौन होता है ये? बोलो फिर से, K ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। और अभी ये जो K की वैल्यू ये क्या रहती है? लेस देन 1। क्यों ऐसा? क्योंकि यार न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो दोनों जगह फार्मूला तो एक ही काम करता है, लेकिन ख्याल में रखो कि यहाँ NS बाई NP यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशो K, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में ग्रेटर देन 1 होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में लेस देन 1 होता है। क्लियर करे बाबू इतना? यस। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1। एफिशिएंसी क्या रहती है? लेस देन 1। क्लियर? यस। तो अभी बेटा इससे रिलेटेड जो MCQs है, वो जो MCQs हम देखेंगे, तो बरोबर ध्यान दो MCQs के ऊपर। द आउटपुट पावर इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज इन प्रैक्टिस इज, आउटपुट पावर जो है वो क्या रहता है? तो ऑप्शन ABCD आपको दिए, तो उसमें ऑप्शन आएगा C, लेस देन द इनपुट पावर। बिल्कुल ना, इनपुट पावर से बेटा आउटपुट पावर हमेशा लेस रहेगा, तभी तो एफिशिएंसी क्या रहेगी? लेस देन 1। ये फार्मूला मैंने बताया, देखो बाबू रे, ये फार्मूला बताया ना। क्या बताया? यही फार्मूला मैं फिर से आपको बताता हूँ, बरोबर ध्यान दो। एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है? तो वही बात जो है मैं यहाँ बता देता हूँ। बताओ क्या है रे बाबू एफिशिएंसी का फार्मूला? तो आप बोलेंगे सर P आउटपुट अपॉन P
इनपुट। मंजूर बाबू, क्लियर। अब एफिशिएंसी क्या होती है रे बाबू? लेस देन 1। क्या होती है एफिशिएंसी? एफिशिएंसी लेस देन 1 कब रहेगी रे बाबू? एफिशिएंसी लेस देन 1 जब न्यूमेरेटर क्या रहेगा? छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। अरे तभी तो ये एफिशिएंसी क्या रहेगी? लेस देन 1, है या ना? बरोबर। इसके 3 कंडीशंस बताओ। एफिशिएंसी 100% कब रहेगी? 100% इन 1 कब रहेगी? जब ये आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज क्या रहेगा? सेम रहा तो ये क्या हो जाएगा? कैंसल। आंसर क्या आएगा? 1। तो ईटा की वैल्यू 1 का मतलब 100%। क्लियर? ऐसा होता नहीं है। अच्छा, एफिशिएंसी 100% से ग्रेटर कब रहेगी? सर अगर न्यूमरेटर बड़ा रहा और डिनोमिनेटर छोटा रहा तो ईटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। लेकिन ये होता नहीं है, बोला मैंने। यस, एफिशिएंसी ऑलवेज क्या रहती है किसी भी मशीन की? और यहाँ मशीन कौन सी है? ट्रांसफॉर्मर। तो एफिशिएंसी लेस देन 1। अरे एफिशिएंसी लेस देन 1 होने के लिए न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। तो यहाँ हम क्या मेंशन करेंगे? देखो ये एफिशिएंसी का फार्मूला। क्लियर कह रहे बाबू? तो एफिशिएंसी का फार्मूला तो एज एफिशिएंसी always less than 1, therefore ये इनपुट पावर क्या रे बाबू? इनपुट पावर ये आउटपुट पावर से हमेशा ज़्यादा रहेगा, यानी आउटपुट पावर छोटा रहेगा इनपुट पावर से। मंजूर क्या? तो देयरफॉर पी आउटपुट ये हमेशा लेस रहेगा किससे? पी इनपुट पावर से। तो वही तो पूछा कि आउटपुट पावर ये क्या रहेगा? इनपुट पावर से। ये इनपुट पावर से क्या रहेगा? लेस। तो कौन सी ऑप्शन बोलो फिर? ऑप्शन सी, लेस देन द इनपुट पावर। क्लियर?